हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। आज हम लोग ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करेंगे। सो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी बाय द सेल। दिस एक्सचेंज इज़ नोन एज ब्रीदिंग। यानी सांस को लेना और सांस को छोड़ना, सिंपली इसे ब्रीदिंग कहा जाता है। कॉमन टर्म में इसे हम रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। रेस्पिरेशन एक्चुअली ब्रीदिंग यानी जो एक्सटर्नल है। इसके अलावा रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पे भी होता है, जिसे इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जा सकता है। लेकिन उसमें कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मेटाबॉलिज्म फूड का होता है और एनर्जी मिलती है। पर यहाँ पे सिर्फ गैसियस एक्सचेंज की बात होगी, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक्चुअली नेसोफेरिंग से स्टार्ट होता है और लंग्स के एल्वोलाई तक जाता है। बट कुछ लोअर एनिमल्स होते हैं जैसे स्पंजेस, सीलेंट्रेट, फ्लैटवॉर्म्स, ये जनरल अपने बॉडी सरफेस से ही गैस CO2 और O2 का एक्सचेंज कर लेते हैं। जबकि जो मछलियाँ होती हैं उनमें स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे गिल कहा जाता है। इसके बाद जो हायर एनिमल्स जैसे एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्का होते हैं, उनमें बैग्स होते हैं या लंग्स होते हैं। तो जहाँ पे जनरल बॉडी सरफेस इन्वॉल्व है उसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर लेते हैं। डायरेक्ट का मतलब है कि इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ एनवायरमेंटल ऑक्सीजन विद CO2 ऑफ द बॉडी विदाउट स्पेशल ऑर्गन। मतलब जनरल बॉडी से ही सीधे सीधे इसका एक्सचेंज हो जाएगा, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, plants, sponges, coelentrates, flatworm, roundworms and most of the arthropods. अमीबा अब पूरी जनरल बॉडी सरफेस से ही गैस का एक्सचेंज होता है। सीलेंट्रेट जैसे हाइड्रा और ओवेलिया की बात करते हैं तो यहाँ भी जनरल बॉडी सेल से ही एक्सचेंज हो जाता है। फ्लैटवर्म जैसे कि प्लेनेरिया हो गया, यहाँ भी सेम होता है। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन की बात करें तो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में पूरा एक सिस्टम बनता है। अब इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो सकते हैं जैसे स्किन या बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग या गिल्स या लंग्स, और इसके लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं तो सबसे पहला ऑर्गन है स्किन। स्किन इज़ द ओनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मोस्ट एनालिड्स जैसे कि अर्थवर्म, लीच। इसके अलावा एम्फीबियंस में भी, जैसे फ्रॉग और टोड हैं, उनमें भी पाया जाता है। तो वेस्कुलर स्किन के थ्रू जब गैसेस का एक्सचेंज होता है तो इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। देन इसी तरह से मरीन एनालिड्स जैसे कि नेरिस, सैंडवर्म जिसे कहा जाता है, उसमें लोकोमोटरी अपेंडेज होता है, पाँव निकले होते हैं जिसे पैरापोडिया कहा जाता है। वहाँ पे भी गैस एक्सचेंज होता है। सो इसके बाद ये रहा पैरापोडियम नेरिस का, यहाँ साइट ऑफ गैस एक्सचेंज है। देन इसके बाद ट्रेकिया आती है। तो इंसेक्ट्स, सेंटीपेड, मिलीपेड्स जो कि आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ये गैस का एक्सचेंज ट्रेकिया के थ्रू करते हैं। इसके अलावा कुछ एनुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे टिनिडिया कहा जाता है, तो वहाँ से भी एक्सचेंज होता है। देन इन कॉकरोचेस 3 पेयर ऑफ ट्रैकियल ट्रंक होते हैं जैसे डॉर्सल, लैटरल और वेंट्रल, ये एब्डोमिना में होते हैं, तो इनसे भी गैस का एक्सचेंज होता है। एनिमल्स में क्लास इंसेक्टा सबसे बड़ा है और इसलिए इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। अभी हमने कॉकरोच को देखा, उसमें 3 पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकियल ट्रंक्स थे। यहाँ पे बुक लंग्स और बुक गिल्स होते हैं। बुक लंग्स और बुक गिल्स स्पेशल कैरेक्टर हैं स्कॉर्पियंस और स्पाइडर की, क्योंकि इनमें रेस्पिरेशन इन्हीं के थ्रू होता है। सो स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, इनमें बुक लंग्स और बुक गिल्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। फिर नंबर आता है गिल्स का। तो एक्वाटिक मैमल्स जैसे प्रॉन यानी झींगा, मसल यानी मोलस्का का मेंबर है, फिश, सी स्टार, टेडपोल,
ये वाटर के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन को, डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो पानी में रहता है उसको लेते हैं और CO2 को फ्री करते हैं वाटर में। तो इसके लिए स्पेशल रेस्पिरेशन का ऑर्गन का यूज़ करते हैं जिसका नाम है गिल्स। इसको गल फेफड़ा कह सकते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द गिल्स इज़ नोन एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। द गिल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इसी तरह से एक्सटर्नल गिल्स एक्वाटिक एनालिड्स में पाए जाते हैं, जैसे कि लगवॉर्म में, जिसे एरेनिकोला कहते हैं, और बहुत सारे इंसेक्ट के लार्वे में भी पाए जाते हैं। फ्रॉग के टेडपोल में एक्सटर्नल गिल इंटरनल गिल के थ्रू रिप्लेस हो जाते हैं। इंटरनल गिल्स अकर इन प्रॉन, मूसल जिसे बायोलॉजी में यूनियो कहा जाता है, एप्पल स्नेल जिसे पाइला कहा जाता है, पाइला ग्लोबोसा, देन फिशेस। अब ये स्ट्रक्चर्स हैं एक्सटर्नल गिल्स के। सो ऊपर वाला स्ट्रक्चर हो गया जो ए वाला है, ये एरेनिकोला का है, और नीचे वाला टेडपोल ऑफ फ्रॉग, ये दोनों में एक्सटर्नल गिल है। ये फिशेस के गिल हैं, देखिए ब्रैंकियल चैम्बर के अंदर होते हैं, और इनको जब मछली को पकड़ा जाता है तो इसको एक कवर अप होता है, उसको हटा करके, जो कि अपरकुलम, इसको हटा के चेक किया जा सकता है। अगर ये फ्रेश होता है तो इसमें रेड कलर अपीयर होता है, अदरवाइज ये धीरे धीरे वाइटिश हो जाता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअली बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी ह्यूमन सिस्टम का जो है एक छोटा सा पोर्शन है। इस पोर्शन में नेज़ल चैम्बर है, दिस इज़ द नेज़ल चैम्बर, और यहाँ पे नेज़ल कॉन्का है, देन मिडिल नेज़ल कॉन्का। एयर यहाँ से होते हुए अंदर की ओर जाती है। कई बार माउथ से भी एयर को हम लोग इनहेल कर लेते हैं, बट हमेशा नोज़ को यूज़ करना चाहिए। अब जो नेज़ल चैम्बर है इसमें कुछ हेयर्स होते हैं जिन्हें नेज़ल हेयर कहा जाता है, डस्ट पार्टिकल्स को रोकते हैं। यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रेट होती रहती हैं, जिससे कि डर्ट पार्टिकल्स और कुछ वायरस बैक्टीरिया यहाँ पे चिपक जाते हैं, अंदर नहीं जाने पाते, सिस्टम को प्रॉब्लम नहीं पहुँचा सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है नेज़ोफेरिंग्स, यहाँ से इसके नीचे स्टार्ट होता है नेज़ोफेरिंग्स के नीचे का हिस्सा ट्रैकिया। सी दिस इज़ द ट्रैकिया, यहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट होता है। इसके ट्रैकिया के ऊपर का हिस्सा जो होता है यहाँ पे, जहाँ पे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एयर ट्रैक्ट दोनों अलग अलग हो रहे हैं। ये एयर ट्रैक्ट इधर हो गया, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इधर चला गया। यहाँ पे ग्लॉटिस और एपीग्लॉटिस होते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर एक मसल की कवरिंग होती है जिसे एपीग्लॉटिस होती है। जब सांस लेते हैं तो ये एपीग्लॉटिस डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, एयर सिस्टम को ओपन रखता है। जब हम कुछ खाते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को ओपन कर देता है। यहीं पर जहाँ ट्रैकिया होता है इसके ठीक ऊपर यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, लैरिंग्स होता है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो इसमें वाइब्रेशन होता है, उसमें पिथ होती है और साउंड प्रोड्यूस होता है। अब नेज़ोफेरिंग्स के नीचे एपीग्लॉटिस, इसके नीचे लैरिंग्स, स्वर बॉक्स जिसे कहा जाता है, ट्रैकिया, ये नीचे आके 2 पार्ट में डिवाइड होती है जिसे ब्रोंकस कहा जाता है। ब्रोंकस फर्दर डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंकियोल में। ब्रोंकियोल के टर्मिनल पे अंगूर के दाने जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं जिसे एल्वोलाई या एयर सैक कहा जाता है। फिर इसको कवर किए हुए एक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। देन ये रिब्स होती हैं, कट एंड ऑफ रिब्स, ये हड्डियों का एक ढांचा होता है जो हार्ट को सेव करता है। नीचे डायफ्राम होता है जो इसको नीचे से लिमिट करता है। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की ओर हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है। तो ये हो गया एक और सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें कि ह्यूमन को अच्छे से सरवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी सिस्टम है। जब हम लोग बात करते हैं एल्वोलर सैक की, तो एल्वोलर सैक भी एक्चुअली 2 टाइप के हो जाते हैं। इसमें कुछ एल्वोलर सैक होते हैं जो कि कैपिलरी नेटवर्क्स जिनमें बहुत रिच होती हैं, कुछ होते हैं जिनमें कैपिलरी नेटवर्क थोड़ी कम रिच होती है।
सो दिस आर, ये जिसकी मैं बात कर रहा था अंगूर के दाने की तरह एंड्स पे होते हैं। एक्चुअली में यही साइट ऑफ एक्सचेंज है। लंग्स में हर जगह एक्सचेंज नहीं होता है। जहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क बहुत रिच होती है और वहाँ से जब O2 बाहर से आती है और CO2 अंदर से जाती है, तो यहीं पे साइट ऑफ एक्सचेंज होता है। सो दिस इज़ अ ब्रोंकाई एंड इट्स ब्रांचेस। ये मेन ट्रैकिया है, फिर इसकी ब्रोंकाई निकलती है, प्राइमरी ब्रोंकस जिसे कहते हैं। फिर इस प्राइमरी ब्रोंकस में सेकेंडरी ब्रोंकस निकलते हैं, देन टर्शियरी ब्रोंकस, देन ब्रोंकियोल्स, और फिर एट लास्ट ये एल्वोलर एयर सैक्स। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, या इसी को कहा जाता है मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो इसमें 2 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। पहला स्टेज है इंस्पायरेशन, यानी सांस को अंदर लेना। दूसरा होता है एक्सपायरेशन, यानी सांस को बाहर छोड़ना। अब सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, इसको रेस्पिरेटरी मूवमेंट कहा जाता है। इसमें जो सबसे पहला होता है इसको इंस्पायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन में यानी जो सांस को अंदर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें डायफ्राम मसल और इंटरकोस्टल मसल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। दीज मसल्स आर देयरफॉर कॉल्ड इंस्पायरेटरी मसल्स। द एब्डोमिनल मसल ऑल्सो प्ले अ पैसिव रोल इन दिस प्रोसेस। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम कॉन्वेक्स अपवर्ड पेरिफेरल मसल अटैचमेंट है जो रिब और वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा रहता है। मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लोअर्स द डायफ्राम मेकिंग इट फ्लैट। तो इसको चपटा, जब सांस लिया जाता है तो इसको चपटा बन जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है, डायफ्राम इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये नहीं होगा तो नीचे की लिमिट नहीं हो पाएगी। फिर जो नॉर्मल मुलायम सा हिस्सा है फेफड़े का, सांस लेने के बाद उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो थोरेसिक कैविटी के आसपास इसको ये बांध के रखता है। दूसरा, इंटरकोस्टल मसल की बात करें तो इंटरकोस्टल मसल्स ये स्लैंट फॉरवर्ड और डाउनवर्ड बिटवीन द रिब्स, 2 रिब्स के बीच में रहते हैं। देयर कंट्रक्शन पुल्स द रिब एंड स्टर्नम अपवर्ड। जब सांस लेते हैं तो छाती फूल जाती है, तो इसी वजह से होता है। ये इसमें स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये देखिए सांस लेना और सांस छोड़ने में क्या होता है। जब सांस लिया जाता है तो लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं और ये जो डायफ्राम है नीचे की ओर आता है, फ्लैट हो जाता है। अगर ये डायफ्राम नहीं होगा तो ये बहुत नीचे आ सकता है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एक पर्टिकुलर शेप डिज़ाइन बनी रहे, इसलिए डायफ्राम, रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स बहुत ज़रूरी हैं। फिर जब सांस छोड़ा जाता है, हवा निकल जाती है, वॉल्यूम भी कम हो जाता है इसका, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाता है, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर फिर से बना लेता है। एब्डोमिनल मसल्स की बात करते हैं तो ये मसल्स रिलैक्स, these muscle relax and allow compression of abdomen organs by diaphragm। तो एब्डोमिनल ऑर्गन्स का कंप्रेशन करते हैं ताकि डायफ्राम फैल सके। अब जिस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। हर एक लंग्स की अपनी एक कैपेसिटी होती है और यहाँ पे एवरेज हेल्दी ह्यूमन हार्ट को लिया जाता है। यहाँ जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है टाइडल वॉल्यूम। सो टाइडल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और इंस्पायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। जब सामान्य रूप में सिर्फ हम सांस लेते हैं अंदर की ओर, तो वो कितना वॉल्यूम लिया गया है? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलीलीटर। यानी एक हेल्दी आदमी 1 मिनट में 6000 से 8000 मिलीलीटर सांस अंदर ले लेता है। इसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन। यानी सांस ले लेने के बाद और सांस लेना, एक बार नॉर्मल सांस ले लिया फिर और ज़्यादा सांस ले लेना ताकि ज़्यादा देर तक बिना सांस लिए रह पाएँ। तो इस तरह के जब सांस लेते हैं तो इसको कहा जाता है रिजर्व वॉल्यूम। तो IRV यानी सांस लिया इसलिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दिस एवरेज इज 2500 ml to 3000, अलग अलग कैपेसिटी हो सकती है। देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ERV, जब सांस छोड़ने के बाद, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद और सांस छोड़ा जाता है, जैसे कि योग या प्राणायाम के समय किया जाता है, तो उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। ये
नॉर्मली 1000 ml से 1100 ml तक होता है। देन रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, दिस एवरेज 1100 मिलीलीटर टू 1200 मिलीलीटर। मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम यानी अपवाद या अवसाद वाला वॉल्यूम, कितना भी सांस छोड़ लीजिए कुछ न कुछ एयर लंग्स में ज़रूर रहती है। चाहे जितना भी फोर्स देके सांस बाहर निकाल दिया जाए, शरीर में एयर ज़रूर रहती ही रहती है। तो उस बचे हुए एयर को जो कि नहीं निकल सकता है किसी भी कीमत पे, उसको कहा जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये लगभग 1100 से लेके 1200 ml तक होता है। इसके अलावा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है IC, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी TV प्लस IRV, इसको कहेंगे इंस्पायरेशन कैपेसिटी या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देन एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम बाहर वो सांस छोड़ा जा सकता है, उसको कहते हैं एक्सपायरेशन कैपेसिटी। इंस्पायरेशन क्या होता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना सांस लिया जा सकता है, इसको इंस्पायरेशन कैपेसिटी कहा जाता है। एक्सपायरेशन कैपेसिटी यानी EC, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ पर्सन कैन एक्सपायर, एक नॉर्मल इंस्पायरेशन सांस लेने के बाद कितना अधिक से अधिक सांस छोड़ा जा सकता है, उसको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहा जाता है। TV प्लस ERV ये होता है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना एयर बचा रहता है फेफड़े में, तो ये ERV प्लस RV होता है। देन वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, एक बार फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर देने के बाद अधिक से अधिक कितना सांस लिया जा सकता है, इसी को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, यानी इससे ज़्यादा सांस लेना संभव नहीं है। दिस इंक्लूड्स ERV प्लस TV प्लस IRV और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है कि लंग्स के अंदर कितना ज़्यादा से ज़्यादा एयर रह सकता है, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of forced inspiration. This includes RV plus ERV plus TV and IRV, or simply vital capacity plus residual volume. अब इसको ग्राफ के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे टोटल लंग कैपेसिटी 5000 से 6000 मिलीलीटर है, ये सबसे लोअर लिमिट है, ये सबसे हायर लिमिट है, यानी इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद ये है रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि इतना ये बचा ही रहेगा और ये 1500 मिलीलीटर है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम को अगर टोटल में से निकाल दें तो जो बचेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं और ये 3500 से 4500 मिलीलीटर तक होता है। इसके बाद नॉर्मल अगर इंस्पायरेटरी IRV की बात करते हैं तो 2000 से लेके 2500 मिलीलीटर तक होता है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो सकती है, तो ये हो गया टाइडल वॉल्यूम, ये टाइडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इतना, इसको मिला दीजिए, ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा। इसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, तो टाइडल, ये जो टाइडल वॉल्यूम वाला हिस्सा था, यहाँ से रेजिडुअल वॉल्यूम को घटा दीजिए तो जो बचेगा वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा, या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में से इसको घटा दीजिए तो भी ये निकल आता है। ये लगभग 1000 से लेके 1500 मिलीलीटर तक होता है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को कैसे मेज़र किया जा सकता है, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को मेज़र किया जा सकता है रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दीजिए तो आपका फंक्शनल रेजिडुअल जो क्या बोलते हैं कैपेसिटी है वो निकल आएगी। देन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड
to the volume of O2 used in a unit time is called respiratory quotient। और ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है, फैट के लिए 0.7 होता है और प्रोटीन के लिए 0.85 होता है। फिर कैपेसिटी के बाद वो पोर्शन जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर का यूज़ किया जाता है, जो कि मरकरी के मिलीलीटर में हम मेज़र करते हैं। तो मरकरी का मिलीमीटर बहुत ही इजी होता है पार्शियल प्रेशर में यूज़ करना, ये टेबल में दिया हुआ है। रेस्पिरेटरी गैस है ऑक्सीजन या CO2, 2 यहाँ पे हैं, ऊपर के कॉलम में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में एटमॉस्फेरिक एयर का पार्शियल प्रेशर है 159, एल्वोलाई में इसका प्रेशर है 104, ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड अगर ब्लड है तो 40 मिलीमीटर Hg, mmHg, ये देखिए mmHg मिलीमीटर मरकरी, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो 95 या 100 के आसपास होता है, और टिश्यू में 40 होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड वाली कंडीशन होती है। देन CO2 की बात करते हैं। CO2 एटमॉस्फेयर में 0.3, एल्वोलाई में 40 हो गया, ब्लड में 45 अगर डीऑक्सीजनेटेड है तो, ऑक्सीजनेटेड है तो 40 रहेगा, और टिश्यू में 45। अब इसी चीज़ को डायग्राम से समझते हैं। इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर यहाँ पे दिया हुआ है। इंस्पायर्ड यानी अंदर आ रहा है, ये एक एल्वोलर सैक है जहाँ पे एल्वोलाई है लंग्स के अंदर। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg है, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg है। CO2, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो रेड लाइन दिख रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, देखिए यहाँ पे PCO2 45 है इस ब्लू वाली लाइन में, जबकि O2 40 है, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। जबकि यहाँ रेड वाली लाइन में क्या होगा, PO2 ज़्यादा है और CO2 का कम है। देखिए PO2 95 है और PCO2 40 ही है। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे 40 है, जबकि यहाँ पे 45 है, डिफरेंस है 5 का, तो CO2 मूव कर जाएगा बाहर की ओर। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है 40 mmHg, जबकि एल्वोलाई में कितना है 104, डिफरेंस हो गया, ये अंदर की ओर मूव कर जाएगा। तो इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज हो गया एल्वोलाई पे। फिर ये हार्ट में आते हैं, हार्ट से टिश्यूज़ में जाते हैं। टिश्यूज़ में, अब टिश्यूज़ में क्या होता है, टिश्यूज़ में वही कंडीशन है, ऑक्सीजन 40 mmHg है, जबकि ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 है, तो ईजिली अंदर की ओर मूव करेगा, जहाँ पे फिर O2 का यूज़ हो जाएगा रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में, फिर CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये डिफ्यूज़न प्रेशर बनेगा और डिफ्यूज़ होके बाहर आएगा, एंड दैट्स, इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट चलता रहता है। फिर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करें या CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रेड ब्लड कार्पसल्स करती हैं या RBC करती हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के थ्रू ही जाते हैं। इनकी जुड़ने की बाइंडिंग की जो एक कर्व बनाई जाती है सीपेस, ये जो कर्व बनता है इसको सिग्मॉइड कर्व कहा जाता है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ये भी क्वेश्चन में आता है कि कैसा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और उसके ट्रांसपोर्ट का डिसोसिएशन कर्व कैसा बनता है ऑक्सीजन का। तो डिसोसिएशन कर्व हमेशा सिग्मॉइड होता है ऑक्सीजन का, इसको याद कर लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है। CO2 का ट्रांसपोर्ट कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। इसका मैकेनिज्म भी वैसा ही होता है, लेकिन इसमें 2 तरह से यूज़ होता है। एक CO2 कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है और दूसरा CO2 गैसियस फॉर्म में डिफ्यूज़ होके हो सकता है। जब कार्बोनेट के फॉर्म में CO2 ट्रांसफ़र होता है तो CO2 + H2O, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, H2CO3, देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज, HCO3 और H आयन, ये हो गया आपका कार्बोनेट आयन बन गया। और फिर इसी फॉर्म में RBC इसे एक्सेप्ट करती है और फिर लंग्स तक लेके जाती है। अब यहाँ पे एक फिनोमेना आता है क्लोराइड शिफ्ट, ये भी पूछा जाता है। सो एग्जिट ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस कंसिडरेबली चेंजेस द आयोनिक बैलेंस बिटवीन द प्लाज्मा एंड द एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल। टू रीस्टोर द आयोनिक बैलेंस,
chloride ions diffuses from the plasma into the erythrocytes. This movement of chloride ions is known as chloride shift और Hamburger's phenomenon. Simply इसमें ये कहा गया है कि जब बाइकार्बोनेट आयंस को बाहर निकाला जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, तो प्लस और माइनस का जो बैलेंस आरबीसी में था वो गड़बड़ हो जाता है. उसी प्लस और माइनस के बैलेंस को फिर से रीस्टोर करने के लिए, बनाने के लिए क्लोराइड आयंस को अंदर की ओर आरबीसी में शिफ्ट किया जाता है. इसी फिनोमेना को क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर्स फिनोमेना कहा जाता है. अब डिसऑर्डर की बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की. तो सबसे पहला डिसऑर्डर जो है, सबसे कॉमन वाला, वो है अस्थमा. अस्थमा इज़ द डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग causing wheezing due to the inflammation of bronchi and bronchioles. तो जलन महसूस होती है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में और सांस लेने में कठिनाई होती है. देन एम्फाइसेमा. एम्फाइसेमा इज़ अ क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वोलर वॉल आर डैमेज्ड. इसमें एल्वोलर की जो वॉल होती है, यानी जो एयर सैक था, उसकी वॉल डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन के लिए सरफेस कम पड़ जाती है. तो कम पड़ जाती है तो चाहे जितना सांस लीजिए पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ये ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से होता है. फिर आजकल एक और प्रॉब्लम है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी काम करने के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी रेस्पिरेशन में डिसऑर्डर आ जाते हैं. जैसे इंडस्ट्रीज़ में, खासकर जो स्टोन ब्रेकिंग का काम करते हैं या सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, या ऐसी जगह पे जहाँ पे कि केमिकल्स ज़्यादा निकलते हैं, तो उनको इस तरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं कि डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और फिर सांस लेने के लिए लंग्स पे भी अटैक हो जाता है. इस तरह से फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है. फिर इसमें से एक होता है हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया वो कंडीशन है जब टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. ये दो तरह का होता है, आर्टिफिशियल और एनीमिक हाइपोक्सिया. आर्टिफिशियल का मतलब है कि जब हम ऊंचे पहाड़ों पे जाते हैं तो और एयर की कमी होने लगती है, तो इसको हम माउंटेन सिकनेस, जैसे ब्रीथलेसनेस, हेडेक, डिजिंग, नोजिया, वोमिटिंग, मेंटल फटीग या ब्लूइस्टिंग ऑन द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन. तो इस तरह से कोई भी लक्षण दिखे इनमें से, सांस लेना, उल्टी, जी मचलाना, सारी मानसिक थकान, तो ये आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया का लक्षण है. अनीमिक हाइपोक्सिया. अनीमिक हाइपोक्सिया का मतलब है कि जब हमारी आरबीसी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, अनीमिया वाली प्रॉब्लम आ जाए, उसकी वजह से ऑक्सीजन और CO2 की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाए, तो ये हो जाता है एनीमिक हाइपोक्सिया. सेकेंड जो इससे जुड़ी हुई डिजीज़ है, इसे सफोकेशन कहते हैं, यहाँ एस्फिक्सिया कहते हैं. द O2 कंटेंट ऑफ द ब्लड फॉल्स विज द CO2 कंटेंट राइजेस एंड पैरालिसिस the respiratory center, breathing stops and death occurs. ये कंडीशन तब आती है जब O2 बहुत कम हो जाता है, CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. एक ऐसी कंडीशन आती है जब इतना हाई लेवल हो जाता है CO2 का कि ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है और उसी समय पर्सन की डेथ हो जाती है. देन बैड कोल्ड. एयर में जब ऐसे कुछ एलिमेंट्स हों, लाइक इन माइक्रोब्स, जो वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो जब ये नेज़ल चैम्बर में आते हैं तो बैड कोल्ड स्टार्ट करते हैं. इसमें पहला होता है राइनाइटिस, नेज़ल चैम्बर में होता है, और साइनसाइटिस जो साइनस में होता है. देन नेक्स्ट इज़ फेरिंगाइटिस. फेरिंगाइटिस मतलब फेरिंग्स में प्रॉब्लम हो जाना, सोर थ्रोट जिसे कहा जाता है, गला खिच करता है, टॉन्सिल बढ़ जाता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है. इसे फिर अगर बहुत ज़्यादा टॉन्सिल बढ़ जाए और एनलार्ज हो जाए, पकने और फटने की स्टेज में आ जाए, तो इसे ऑपरेशन करके निकाल देना पड़ता है. देन लैरिंगाइटिस. अब लैरिंग्स में भी प्रॉब्लम हो जाते हैं और आवाज़ फट जाती है. बहुत सारे लोग जो बहुत तेज़ चिल्लाते हैं या ठंडा पानी पी लेते हैं और फिर गर्म चाय पी लेते हैं, लगातार ऐसा करते रहते हैं, तो उनका गला फट जाता है. बोलने में बहुत मुश्किल होती है, आवाज़ बहुत मुश्किल से निकल पाती है और बहुत ही बुरी सी आवाज़ निकलती है. ब्रोंकाइटिस. ये ब्रोंकियोल्स में जो प्रॉब्लम हो जाता है तो ब्रोंकाइटिस कहा जाता है. देन फ्यूमोनिया. फ्यूमोनिया इन द लंग्स वेयर alveoli ड्यू टू द accumulation ऑफ म्यूकस इन देम. म्यूकस जब इकट्ठा हो जाता है तो इसे फ्यूमोनिया कहा जाता है. डू नॉट गेट इनफ एयर
टू सपोर्ट लाइफ, और ऐसी कंडीशन में फिर डेथ हो जाती है। देन एम्फिजेमा, एम्फिजेमा का मतलब एयर पॉल्यूशन की वजह से जब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाए तो इसको एम्फिजोमा कहते हैं। विक्टिम बिकम परमानेंटली शॉर्ट ब्रीथ, वो छोटी छोटी सांस लेनी पड़ जाती है उसे। देन ब्रोंकियल एस्थमा, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये आजकल बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि व्हीकल्स बहुत बढ़ गई हैं, लोग ट्रैफिक में जीते हैं, ट्रैफिक से आना जाना है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल से CO कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलता है, और ये CO2 या ऑक्सीजन दोनों के मुकाबले बहुत तेज़ी से ब्लड में RBC के साथ जुड़ जाता है, पेयर करता है। फिर ये डिसीज़ कॉज करेगा, हमें प्रॉब्लम होगी, और बहुत ज़्यादा अगर डिसीज़ CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में आ जाता है तो फाइनल पैरालिसिस होगी और डेथ हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गैसियस एक्सचेंज। I think this will help you. Thank you.